हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स जीके की चर्चा में आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता के कुल 4 मौलिक अधिकार है पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। तो आज बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आर्टिकल 19 भी शुमार होता है। जेएल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बोला था कि आर्टिकल 19 इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा माना जाता है कि ये पार्ट 3 का मेरुदंड है, स्पाइन है ये। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दी गई है वही बातें जिसके लिए हमने हमारा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, यानी हमने स्वाधीन होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए जो लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता के बाद में हमें वही स्वतंत्रताएं लेनी थी जो हमारे देश का सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट हमें देने वाला था और जिसकी बात हमने प्रस्तावना में भी करी थी। तो अब हम वो स्वतंत्रताएं लाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहस हुई। अक्टूबर 48 से स्टार्ट हुआ, तो काफी जद्दोजहद, काफी बहसों के बाद में, डिबेट्स के बाद में आर्टिकल 19 का ड्राफ्ट बना। तो आर्टिकल 19 में को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 19 जो है संविधान देता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। समय समय पर उन पर संसद या विधायिकाएं जो है उस पर युक्त प्रतिबंधन लगा सकती है। इस रूप में अगर हम देखें तो हमारा संविधान एक प्रकार का मिश्रित संविधान है। हमने कुछ बातें अमेरिका से ली है जहां पर जुडिशरी बहुत पावरफुल है, कुछ बातें हमने इंग्लैंड से ली है, जहां ब्रिटेन से ली है, जहां पर लेजिस्लेचर यानी संसद बहुत शक्तिशाली। तो हमने यहां पर दोनों का ब्लेंड कर दिया है। एक तरफ हम स्वतंत्रताएं देते हैं, दूसरी तरफ हम उस पर युक्त प्रतिबंधन भी लगाते हैं। तो कोर्ट को और लेजिस्लेचर दोनों को पावरफुल करते हुए चलते हैं। तो आर्टिकल 19 दरअसल जो है आर्टिकल 19(1) से लेके आर्टिकल 19(6) तक फैला हुआ है। 19(1) में ABCDEFG करके अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। मूल रूप में ये 7 स्वतंत्रताएं थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने 19(1)F यानी राइट टू फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीट कर दिया और उसको लीगल राइट बना दिया। तो कुल मिला के 6 फ्रीडम हम दे रहे हैं और उस पर युक्त प्रतिबंधन क्या लगेंगे, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या लगेंगे, ऐसे प्रतिबंध जो कि तार्किक होंगे, रैशनल बेस होंगे, रीजन बेस्ड होंगे, वो स्टेट लगा सकती है। तो एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम, उस पर युक्त प्रतिबंधन भी साथ साथ में चलेंगे। तो एक अभी आप जो देख रहे हो आपको नजर आ रहा होगा, एक तरफ मैंने राइट्स लिखे हैं, दूसरी तरफ उन पे लगने वाले रेस्ट्रिक्शन कितने आधारों पे लगते हैं। तो पहला आर्टिकल 19(1)(a) 1A के अंदर भाषण की, अभिव्यक्ति की, स्पीच की, एक्सप्रेशन की फ्रीडम की बात की गई। हर व्यक्ति को स्वयं को अभिव्यक्त करने की आजादी है भारत के अंदर। स्वयं को अभिव्यक्त करने का मतलब खुद के विचार तथा अन्य के विचार। अन्य के विचार आप किस माध्यम से करते हो? आप लिख कर, छाप कर, यानी मीडिया को जो स्वतंत्रता मिली है वो भी 19(1)(a) के तहत मिली है। भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान अलग से नहीं है जो मीडिया को स्वतंत्रता देता है, वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही मिलती है। तो एक तो ये बात समझने की। दूसरा है कि किसी भी फॉर्म में आप अभिव्यक्ति कर सकते हो। अभिव्यक्ति करने में बहुत सी चीजें और भी शामिल होंगी। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहेगा, अपने विचार, अन्य लोगों के विचार बोलकर, लिखकर, ऑडियो विजुअल माध्यम से, सभी प्रकार से वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंदर और भी कई तरह के अधिकार थे जो समय समय पर आने वाले जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीशों ने या न्यायालयों ने प्रवर्तित की है, तो वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसमें पहली जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का भी अधिकार शामिल है? क्या अभिव्यक्ति में अनअभिव्यक्ति यानी फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट भी एक राइट है या नहीं है? तो ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो 1986 के इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करना चाहता वो भी अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। तो फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट इज इनहेरेंट विद द आर्टिकल 19(1)(a) विच इज फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और फ्रीडम टू स्पीच एनीथिंग। तो ये टू स्पीक एनीथिंग, तो ये जो है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। तो एक तो ये बात। दूसरी, प्रेस को, मीडिया को जो आजादी की बात है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस लोकल पेपर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मीडिया को स्वतंत्रता भी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। 2008 में नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आती है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शुमार होती है। 1998 के इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस भरत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हड़ताल करने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आता है, लेकिन बंद करने का अधिकार चूंकि अन्य लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन करता है, उनको वायलेट करता है, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं माना जा सकता। 1985 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि राइट टू नो इज इनहेरेंट विद आर्टिकल 19(1)(a) यानी जानने का अधिकार भी अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और यही आर्टिकल आगे जाके
राइट टू इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। तो आरटीआई का जो राइट है, जानने का अधिकार का जो राइट है, वो भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, यानी अगर राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से असहमत है तो वो भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएगा और ये डेमोक्रेसी का पिलर माना जाता है। आप किसी व्यक्ति से असहमत होगे राजनीतिक रूप से, वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब ये अलग अलग प्रकार के राइट्स भी आर्टिकल 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता या वाक की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल हो गए हैं और समय समय पर कोर्ट और भी इसमें जजमेंट्स देते जाते हैं। तो ये इसका जो स्कोप है काफी बड़ा होता जाता है। ये इलस्ट्रेटिव नेचर का, यानी इसमें चीजें और जुड़ सकती हैं। अब किसी भी व्यक्ति की वाक की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। 8 ऐसी बातें संविधान में लिखी हुई है आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत, जिसमें वाक की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा सकता है, जिसमें सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री है, डिफेमेशन के केसेस हो सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, ऐसे 8 बातें हैं जिसके आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा सकता है। तो ये रही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो दूसरी स्वतंत्रता है वो है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन करने की, जो कि शांतिपूर्वक होगा, और निरायुध यानी वेपन लेस एसोसिएट असेंबली करने की और पीसफुल असेंबल होने का राइट भारत में है। यानी आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की एकत्र होकर आप गेट टुगेदर होकर काम कर सकते हो, उसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं, उसमें वेपन नहीं होना चाहिए और दूसरा वो पीसफुल होना चाहिए। अब इसमें असेंबल होने की राइट में जुलूस निकालने का राइट भी इसमें शामिल है, तो वो आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत आता है। जैसे 8 प्रकार के प्रतिबंध थे, इस पे भी युक्तियुक्त प्रतिबंधों का प्रावधान किया है, जिसमें सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन यानी संप्रभुता, एकता व अखंडता इसमें शामिल है। और दूसरा जो है पब्लिक ऑर्डर, यानी आप ऐसी कोई असेंबली नहीं करोगे, ऐसे कहीं भी एकत्र नहीं होगे जिससे पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो। तीसरा जो राइट है वो है आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत, यानी संगठन बनाने की, संघ बनाने की या संस्थान बनाने की का राइट जो दिया गया है उसमें। तो यूनियन बना सकते हो आप, क्लब बना सकते हो आप, मजदूर संगठन बना सकते हो आप, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसमें जोड़ दी गई। लेकिन आप कोई भी प्रकार का संगठन बनाओगे, वो संगठन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन हो और देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा हो। तो इस पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध आर्टिकल 19(4) में दिए गए हैं, जो कि सदाचार, लोक व्यवस्था, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता से संबंधित है। चौथा और 5वां राइट एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में हर व्यक्ति को जो है निर्बाध गमन करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, कहीं भी वो ट्रांजिट कर सकता है और कहीं भी सेटल होने का उसको राइट है। ये दोनों जो है वो 19(1)(d) और e के अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसमें 2 ही प्रकार के, दोनों जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, कहीं भी आप आ जा सकते हो। लेकिन आ जाने का मतलब ये है कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत, अगर भारत क्षेत्र से बाहर जाओगे तो आर्टिकल 21 के तहत आपको फ्रीडम मिलेगा, और भारत क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपको घूमना है, निर्बाध रूप से कहीं भी आपको आना जाना है या कहीं भी सेटल होना है, तो आर्टिकल 19(d) के तहत आपको मिलेगा। तो एक बात ये समझने की, इस पर भी 2 प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, एक सामान्य जनता के हित में और दूसरा जो है वो ट्राइबल क्षेत्रों को देखकर। बहुत से ऐसे ट्राइबल क्षेत्र हैं जिनको हमने ऑटोनॉमी दे रखी है, तो सरकारी चाहते हैं वहां पर कोई बाहर का आदमी आके सेटल नहीं हो सकता। पहले आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी प्रावधान था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। छठी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो पहले थी वो संपत्ति को धारण करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको हटा दिया गया, अब वो लीगल राइट रह गया। अंतिम प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है 19(1)(g) में, जिसमें कहा गया है आजीविका की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का बिजनेस, किसी भी प्रकार का ट्रेड, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, लेकिन वो व्यवसाय लीगल होना चाहिए, ठीक है। और उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखे हैं, जो इस प्रकार है। 3 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन इस पर सरकार लगा सकती है। पहला कि कोई आप ऐसा बिजनेस नहीं करोगे जिससे सामान्य जनता के हित को कॉन्ट्राडिक्टरी हो। दूसरा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा जो मोनोपोली क्रिएट करे। तीसरा, ऐसा कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको कुछ टेक्निकल अर्हता है, टेक्निकल आपको जो है एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS किया हुआ होना चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए अलग अलग प्रकार की कुछ टेक्निकल जो है एलिजिबिलिटीज भी सरकार आप पे लगा सकती है। तो ये कुल मिला के आर्टिकल 19 की बातें। आर्टिकल 19(1)(a) से लेके G तक 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19(2) से लेके आर्टिकल 19(6) तक उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंधन विधायिका द्वारा लगाए जाते हैं। तो यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट
नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19, लेकिन इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ये निलंबित भी हो सकता है, जिसकी दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कब? जब देश में आपातकाल की उद्घोषणा होगी आर्टिकल 352 के तहत, तो आर्टिकल 358 के तहत फंडामेंटल राइट्स भी निलंबित हो जाएंगे, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत 3 आधारों पर लगता है, लेकिन पहले जो किसी भी आधार पर आपातकाल लगने पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता था आर्टिकल 19, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में ही प्रावधान किया गया केवल युद्ध की अवस्था में ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, ऑटोमेटिकली। बाद में संसद कर सकती है वो बिल पास करके। दूसरी अवस्था जब फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, वो तब जब आर्टिकल 13(1)(a)(b)(c) को लागू करने के लिए जो डीपीएसपी में दिए गए हैं बातें, या जो आर्टिकल 39(b) और (c) में बातें दी गई, उनको लागू करने के लिए अगर सरकार चाहे तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकती है। तो ये कुल मिला के आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकारों की बात है। शुक्रिया।